बच्चों नमस्कार। आज अपन देखेंगे कक्षा 8 का वसंत भाग 3 लेसन नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ। कामता नाथ इनके लेखक हैं और इसके अंदर जो बताया गया है इस पाठ का पूरा सारांश और पाठ को पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले इस पाठ के बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें लेखक ने आज के मशीनी युग के प्रभाव का उल्लेख किया है। मशीनों के कारण हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में उनके पैतृक उद्योग धंधों के समाप्त होने के कारण उनके मन की पीड़ा को भी दर्शाया है। लेखक बचपन में स्कूल की छुट्टियों में अपने मामा के घर एक गांव में जाता है। गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति होता है जो लाख की चूड़ियां बनाता है। लेखक भी अन्य बच्चों की भांति उसे बदलू काका कहकर पुकारता है। वह पेशे से मनिहार होता है। चूड़ियां बनाने का काम उनके पूर्वजों से चला आ रहा था। उनकी बनाई गई चूड़ियां आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध थी। इस प्रकार ये बच्चों पाठ चलोगे तो हम पाठ की तरफ चलते हैं। देखो, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यह था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसके उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बच्चों, यहाँ तक अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले इसका प्रसंग क्या बनता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री कामता नाथ हैं। इस पाठ में लेखक ने लाख की चूड़ियाँ बनाने के लघु उद्योग के विषय में जानकारी दी है। लेखक अपने मामा के गांव में रहने वाले बदलू के विषय में बातें बताता है कि भाई बदलू कैसे अपने रंग बिरंगी सुंदर गोलियां उसको देता था और किस प्रकार से उसके लाख का कारखाना था। ये यहाँ तक काम चल रहा है। अब पाठ को आगे देखेंगे। पाठ पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उस पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और
और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ ही क्षण में चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। यहाँ पर बदलू किस प्रकार से चूड़ियाँ बनाता था के विषय के अंदर पूर्ण वर्णन कर रहा है बच्चा। बदलू मनिहार था, आगे देखिए, बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। अब बदलू के बारे में बताता जा रहा है कि उसका पैतृक पेशा क्या था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। जैसे आपको पता ही है, वस्तु विनिमय मतलब वो चूड़ियों के बजाय अनाज या कुछ और चीज़ें ले लेता था, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। प्रस्तुत पद्यांश के अंदर जो लेखक है ना, क्या बताता है कि बदलू काका अपनी सारी कसर विवाह में निकालता था, और उसको किस चीज़ से चिढ़ थी? चूड़ियों से चिढ़ थी। उन्हें देखकर वह क्या प्रतिक्रिया करता था के बारे में बताया है। कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। आगे देखोगे, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता,
और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अंततः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले होता है मतलब शायद किसी के हाथों में ही मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो सहसा मुझे बदलू का ध्यान तो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अंत शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब इस पद्यांश के अंदर लेखक क्या बताता है कि किस प्रकार से वह कई दिनों तक बदलू के पास नहीं जा पाया और काफ़ी बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद भी उसको बदलू का ध्यान नहीं आया। लेकिन एक बार उस गुड़िया के जब चोट लगी तब उसके ध्यान आया और तब वह घूमते घूमते उसके घर चला गया और वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे वह बैठा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत का चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ 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 लल्ला, बैठो। बहुत दिनों के बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांत रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो इस प्रस्तुत पद्यांश के अंदर किस प्रकार बदलू काका से उसकी वार्ता होती है और किस प्रकार वो पुराने समय की जो उसकी भट्टियां वगैरह नहीं दिखती है के बारे में दर्शाया है, और किस प्रकार से बदलू बता रहा है कि मशीनी युग की शुरुआत के कारण उसका जो धंधा है वह चौपट हो गया है। आगे देखो, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोले, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा
कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कब आएगी, अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। प्रस्तुत पद्यांश के अंदर लेखक ने बदलू काका के से बातें की है के बारे में बताया गया है। फिर उसको आम का ध्यान आता है और किस प्रकार से वो आम के लिए अपनी बिटिया को बुलाता है का वर्णन किया गया है। अब बच्चों आगे देखो। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरी लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक बखत में खा जाता था। अब लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला के 4-5 आम छांट कर 2 सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कामतानाथ जी जो हैं उन्होंने बताया है और वहाँ जब बदलू काका को मिला तो पता चला कि उसने लाख की चूड़ियाँ बनानी बंद कर दी है। किंतु तभी उसकी बेटी रज्जो हाथ में पड़ी लाख से बनी सुंदर चूड़ियाँ देखी और देखकर लेखक बहुत प्रसन्न हुआ। बदलू काका उसके मन के भाव को समझ गया और बोला, ये चूड़ियाँ उसने जमींदार की बेटी के लिए बनवाई थी, किंतु जमींदार ने सुंदर चूड़ियों के लिए उसे केवल 10 आने देने तय किए थे। ये पैसे चूड़ियों के परिश्रम की कीमत से बहुत कम थे, इसलिए मैंने उनको कह दिया कि ये दाम कम है, आप शहर से चूड़ियाँ ले आओ। लेखक बदलू काका के द्वारा आम खाकर प्रसन्नता के साथ अपने मामा के घर लौट पड़ा। लेखक को बहुत खुशी थी कि बदलू ने बदलते समाज और वातावरण में हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कोई कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाता। बच्चों, ये आपका पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद।